हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएमआरएफ के बारे में। पीएमआरएफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है किन को मिलता है, कौन कौन एलिजिबल है, पीएचडी में इनरोल होते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट्स वाले लोगों को मिलता है, डायरेक्ट एंट्री क्या होती है, लैटर एंट्री क्या होती है, इसमें ये कब आता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, गाइडलाइंस हम लोग देखेंगे सारा चीज़। तो ये डायरेक्ट मैं आपको वेबसाइट की ओर ले चलता हूँ। वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखते हैं इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने गाइडलाइंस है सारा चीज़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो और ये ऑफिशियल वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप का। तो ये अभी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईयर में 2 बार आता है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम। और इस बार जो है दिसंबर सेशन का अक्टूबर बैकग्राउंड अक्टूबर में ही आएगा। तो जो कि एक दो टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साल में। तो एक बार जो था मई वाला वो डेट चला गया है, तो सेकंड वाला आने वाला है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो बात करें फेलोशिप कितनी होती है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स वाले एलिजिबल होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब वो ये फेलोशिप पा सकते हैं, कितने टाइम के लिए फेलोशिप मिलता है, अगर उनकी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं है क्या तब भी वो ये फेलोशिप पा सकते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनकी एक्स्ट्रा वर्कलोड क्या होता है पीएचडी में काम करने के साथ साथ। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, लैटर एंट्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, लैटर एंट्री के लिए कब तक ये फिल कर सकते हैं फॉर्म, उनको फेलोशिप क्या मिलेगी, सारा चीज़ इस वेबसाइट में आपको मिलेगा। तो हम इसका गाइडलाइंस भी देखेंगे। सबसे पहले जैसे आप ओपन करते हो तो होम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपका कुछ अच्छे स्कॉलर्स, कुछ साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो कुछ इनोवेटर्स हैं, कुछ अच्छे स्कोरिंग ग्रेड वाले लोग हैं, उनको ये मिलता है अपॉर्चुनिटी। इनकी जो फेलोशिप है, इसकी जो फेलोशिप आपका है वो 70,000 पर मंथ मिलता है। जैसे जेआरएफ के फेलोशिप को 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए होती है फर्स्ट 2 ईयर तक, उसके बाद आपका एनहेंसमेंट होता है और 42 प्लस एचआरए हो जाता है। उसी तरह ये जो फेलोशिप है फर्स्ट 2 ईयर में 70,000 मिलेगा। सेम जो पीएचडी करते हैं वही लोगों को मिलेगा जो पीएचडी साइंस में, इंजीनियरिंग टॉपिक्स में करते हैं और कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी में इनरोलमेंट हो गई है। कौन कौन इंस्टीट्यूट्स वाले को मिलता है इस पे भी आएंगे हम लोग। मोस्टली आईआईटी, आइजर इस पे मिलता है, एनआईटी भी कुछ मिलता है। तो ये जो फेलोशिप है आपकी फर्स्ट 2 ईयर में 70,000 पर मंथ होगी, जो कि काफ़ी अच्छी फेलोशिप है। अभी कुछ न्यूज़ भी आ रहा था कि 80,000 होने वाला है, बट अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट ही मैंने ओपन किया है। थर्ड ईयर में आपको 75,000 मिलता है। उसके बाद लास्ट 2 ईयर में 80,000 है। उसके अलावा भी रिसर्च ग्रांट भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ईच इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 लाख पर ईयर। और 4-5 साल तक आपको 10 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसका यूज़ कॉन्टीजेंसी रिलेटेड हो गया, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं वहाँ उसके जो ट्रैवल जितने भी चार्जेस बन रहे हैं, ट्रैवल टिकट्स के फेयर जो हैं वो मिल जाता है, वीज़ा बनाने के फ़ी मिल जाते हैं, कुछ और ऐसे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के भी पैसे मिलते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज इसका कर सकते हैं 2 लाख पर ईयर जो रिसर्च ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ स्कोप्स दिया हुआ है। पीएमआरएफ कैलेंडर आप जैसे ओपन करोगे तो देखोगे कि यहाँ मई 25 पीएमआरएफ एनुअल रिव्यू रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये 11 अगस्त को आया था रिजल्ट, मतलब मई तक में जो फॉर्म फिल किए थे। 14 में यहाँ देख पा रहे हो सबमिशन ऑफ मई 25 एंड हो गया था 14 मई को, और 11 अगस्त को इसका एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। 18 जुलाई को सबमिशन ऑफ 20 रिव्यू ग्रेड्स टू एनसीसी फॉर अप्रूवल। एनसीसी कुछ एक्स्ट्रा कोटा है उनको मिलता है। 15 सितंबर को एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि रिलीज ऑफ 25 दिसंबर 2025 का एनुअल रिव्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब है कि ये जो स्टार्ट होगा, अभी जैसे देख सकते हो कि ये जो दिसंबर वाला स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे है ना मई वाला स्टार्ट हुआ था, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे कि एनुअल रिव्यू स्टार्ट, यहाँ पे लिख रहा है कि सबमिशन ऑफ मई 25
PMRF एनुअल रिव्यू एप्लीकेशन स्टार्ट, उसी तरह एनुअल रिव्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है ना। मतलब एनुअल रिव्यू एप्लीकेशन फॉर सेकेंड, जो सेकेंड बेसिस पे सेकेंड रोलिंग बेसिस पे आ रही है जो एप्लीकेशन, वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसका डेट अभी जल्दी आएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस जो भी हैं PMRF कैलेंडर में अवेलेबल है। रिसर्च एरिया किनको किनको मिलता है, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं ना, जो मैथमेटिक्स फील्ड वाले हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं, उनको तो मिलेगा ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनको भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे देख सकते हो कि IIT रोपर में कौन कौन से एरिया वाले लोगों को मिलता है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। उसी तरह और भी है, IIT बॉम्बे में भी है, सारे इंजीनियरिंग के काफ़ी ब्रांचेज वाले लोगों का भी है ये अपॉर्चुनिटी, उनके लिए भी है। IIT दिल्ली वाले लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ब्रांचेज में यहाँ देख सकते हो, ये सारे है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो तो मिलेगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ तो है ही, कैसे बेंगलोर हो गया, आइजर पुणे, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तब भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आता है, आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तो है, IITs भी है। हम लोग डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद मिलता है। तो जैसा मैं बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेते हो तब भी है, BHU है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की बात करें तो IIT, ये यहाँ पे नीचे में आते हैं, और DU और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तब भी आपको मिलता है। उसके अलावा सारा IITs दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सारे IISc बेंगलोर में एडमिशन है, तब आइजर है, IISc है। उसके अलावा IIT, सारे IITs हैं, लगभग सारे IITs हैं। NIT भी है, लेकिन एक सिर्फ NIT इस कैटेगरी में आ रहा है, IIT जम्मू है, धनबाद है, जोधपुर है। इसके अलावा IIT सब तो आ ही रहा है। उसके अलावा NIT त्रिची भी है, NIT की लिस्ट में सिर्फ NIT त्रिची इस लिस्ट में है, जहाँ पे अगर PhD में आपकी एडमिशन होती है तो PMRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ एडमिशन होने से PMRF आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस है उस पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये TA सिप है, जैसे मैं बोल रहा था कि एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड को हर साल आपको रिपोर्ट देना होता है, कितना वर्कलोड होता है। तो गाइडलाइंस जब मैं ओपन करूँगा सब आपको डिटेल्स मिल जाएगा, क्या गाइडलाइंस है, मतलब क्या है उसमें वर्कलोड एक्स्ट्रा। PhD के काम के साथ साथ पर वीक 1 आवर आपको कुछ ऐसे लोकेशन में पढ़ाना होता है, कुछ NPTEL के लेक्चर ट्यूटोरियल लेना होगा, कुछ भी काम आपको दे दिया जा सकता है, एलोकेट किया जा सकता है, और उसी की हर साल आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। तो ये आपका जो PMRF TA टेम्पलेटेड अपडेटेड है, जो ये टेम्पलेट है उसमें रिपोर्ट सबमिट करने का फॉर्म है, उसको ओपन नहीं करते हुए मैं ओपन करता हूँ कि PMRF ओवरऑल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट जो है ये, तो आपके स्क्रीन पे ओपन हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कितने फेलोशिप मिलेगा अगर लेटर एंट्री लेते हैं, तब कौन से कैटेगरी वाले डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग लेटर एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग और दूसरे कैटेगरी भी है क्या उसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए काफ़ी चीज़ है कि पैसा कितना मिलता है, इसमें है कि DA सिप कितना होगा, एनुअल रिव्यू प्रोग्रेस आपको देना होता है, लीव कितना ले सकते हो आप, कौन कौन से लीव का फैसिलिटीज़ है PMRF वाले लोगों का। और ये जब फेलोशिप लोगे तो दूसरे फेलोशिप लेने के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो कंप्लीसन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जब कंप्लीट करोगे तो। हाँ, तो डायरेक्ट एंट्री मतलब हो गया कि अगर MSc BTech या इंटीग्रेटेड मास्टर वाले लोग हैं तो वो डायरेक्ट अगर PhD में एडमिशन लेते हैं, और साथ में क्या क्या है कैटेगरिया, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ़ यू सेटिस्फाई वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो पहला तो ये है कि अगर आपका 2 ईयर का MSc है, या 5 ईयर का MS BS है कोर्स है, या MTech BTech डिग्री है 5 साल का है, या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री है, कहाँ से। तो अगर आपका 5 साल का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, 2 साल का MSc करके आ रहे हैं, कहाँ से, तो फ्रॉम IISc से हो, IIT से हो, NIT से हो, आइजर से हो, IIEST से हो जो सिंहपुर में है, एंड सेंट्रल फंडेड
ट्रिपल आईटी से भी आपकी एमएससी है या एमटेक है या इंटीग्रेटेड है, तब भी आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ यहाँ से ये कोर्सेज के साथ साथ आपका सीजीपीए कम से कम 8 होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। या तो या ये नहीं हो तो कब आप एलिजिबल हो, या तो फिर आप 5 ईयर कोर्स या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी या 2 ईयर एमएससी या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया नॉट, जो कि ये सब जगह से नहीं हो आपका। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ये सब जगह से नहीं है, तब भी आप पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल है। जरूरी नहीं कि आईआईटी एनआईटी या आईएससी आईएसटी से ही एमएससी है तभी एलिजिबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड जो है उनसे हैं, और आपका 8 सीजीपीए है, और साथ में आपकी जो गेट स्कोर है वो होना चाहिए 650 इन गेट, एंड सीएसआई या जेआरएफ रैंक 100 या लेस होना चाहिए, या एनबीएचएम फेलोशिप होगा। एंड आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके एमएस या ये सब डिग्रीज जो हैं यहाँ से हो, आपके 8 से जीपीयू हो, साथ में आपका क्या हो, गेट स्कोर इतना हो 650 या उससे ज़्यादा, या सीएसआई या जेआरएफ रैंक आपका 100 हो या उससे कम रैंक हो, मतलब 99 98। और पीएचडी प्रोग्राम जो भी इंस्टीट्यूट्स में पीएमआरएफ एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे आपका इनरोलमेंट हो जाता है, तब भी एलिजिबल हो। थर्ड भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है, थर्ड अपॉर्चुनिटी जो कि क्वालिफाइड गेट एंड परसुइंग और हैव कंप्लीटेड एमटेक रिसर्च ऑन ऑफ द पीएम ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, जो कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी कर रहे हो और गेट को क्वालिफाई कर चुके हैं और 8 सीजीपी हो। डायरेक्ट एंट्री इन सारे लोगों को नहीं मिला। किनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट एंट्री का फ़ायदा है, डायरेक्ट एंट्री का फ़ायदा ये है, और लैटर एंट्री में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट एंट्री आप जब लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर से ही फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है, अगर टाइम से अप्लीकेशन हो गया, रिव्यू में आप सिलेक्ट हो गए। और लैटर एंट्री का ये है कि डिफरेंस कि आपको एटलीस्ट तो लैटर एंट्री में कोर्स वर्क से डिसाइड होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी, कोर्स वर्क के सीजीपीए से ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हैं। और तो 1 साल यानी 4 साल मिलेगा आपको, या 3 साल मिलेगा, वो है। तो स्कॉलर्स हु हैव अपग्रेड फ्रॉम एमएससी एमटेक टू पीएचडी आर नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर पीएमआरएफ अंडर डायरेक्ट एंट्री चैनल। डायरेक्ट एंट्री इनकी नहीं होगी, ठीक है, जो कि अपग्रेड हुए हैं। अपग्रेड का मतलब हो गया क्या, एमएस एमटेक से डायरेक्ट पीएचडी में गए हों। डायरेक्ट एंट्री इन सारे लोगों को नहीं मिलेगा। समय सॉफ्ट कॉपी ऑफिशियल ग्रेड शीट ट्रांसक्रिप्ट सीजीपीए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एंट्री वाज डिस्कस्ड। A candidate who converts from master to PhD program is not eligible for direct entry, है ना। मास्टर के बाद पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, तो डायरेक्ट एंट्री तो इनको नहीं होगी, ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं है। 8.58 सीजीपीए नहीं है। इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता है ना एमएससी पीएचडी वाले, एमटेक पीएचडी वाले प्रोग्राम। हु डिफर्स एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम, है ना। ए कैंडिडेट विद डिग्री इन फॉरेन यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल अंडर क्राइटेरिया बी और डायरेक्ट एंट्री प्रोवाइड अदर कंडीशन मेट, है ना। तो डायरेक्ट एंट्री फॉरेन से है अगर, तब भी होगा अगर वो सारे गेट वाला क्राइटेरिया हो जाए, नेट वाला क्राइटेरिया हो जाए और सीजीपीए मेंटेन हो जाए, तो वो डायरेक्ट एंट्री हो जाएंगे। जो सेकंड वाला पॉइंट था, इसमें क्या था, 8 सीजीपीए होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, लेकिन स्कोर इतना हो चाहिए, और गेट रैंक इन सीएसआर नेट रैंक कितना होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है कि 2 ईयर एमएससी या 5 ईयर दिस स्ट्रीम्स फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, जो इस ए में मेंशन था। These candidates would have secured minimum CGPA of 8 or equivalent apart from minimum score of 650 GATE
सब्जेक्ट या फिर UGC JRF रैंक 100। तो इसका मतलब PMRF में ज़रूरी नहीं कि IIT NIT से MSc हो, डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल तब भी आप हैं अगर आपका 8 CGPA है। आपका गेट से GPA में लोगों का प्रॉब्लम होता है, 8 CGPA है और कोई भी इंस्टीट्यूट से, जरूरी नहीं रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट फंडेड कोई भी इंस्टीट्यूट से। दूसरा कि रैंक आपका इतना होना चाहिए 100 या 100 से लेस, और 650 गेट रैंक या तो, और ऐसे इंस्टीट्यूट में इनरोलमेंट होना चाहिए जो PMRF को में PMRF वाले इंस्टीट्यूट्स कैटेगरी में आता है। ठीक है। लैटर एंट्री क्या है? तो PMRF एप्लीकेशन फॉर लैटर एंट्री, लैटर एंट्री में ये है कि आपका इनरोलमेंट ऐसे PMRF ग्रांटेड इंस्टीट्यूट में हो गया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इवन आपका रैंक हो चाहे नहीं उतना, आपका CGPA उतना हो चाहे नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है? वी आर करेंटली परसुइंग PhD, डायरेक्ट PhD। इसमें ऐसे PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो गया है, आपका CGPA कम से कम 8.5 आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम ऑफ 4 फुल कोर्सेज। जो PhD में कोर्स वर्क होता है उस कोर्स वर्क का CGPA 8.5 कम से कम आपका होगा, और PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा तो आप एलिजिबल हैं। और आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है कब आ रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यू शुड अप्लाई विद इन द टाइम लिमिट 12 month फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर PhD। इफ़ यू ज्वाइन फॉर PhD आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर ज्वाइन किए हो तो विद इन 12 month आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लिया कोई 8-9 महीना पहले अप्लाई किया तो विद इन 12 मंथ में आ रहा है, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना होगा कि आपने 4 फुल कोर्सेज 8.5 CGPA से कंप्लीट किया है कि। ठीक है। तो क्योंकि विद इन टाइम लिमिट 12 मंथ में आपको करना है, और 24 मंथ विद इन में किसको करना है? 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ PhD इफ़ यू आर ज्वाइन PhD आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर डिग्री, है ना। बैचलर डिग्री के बाद अगर PhD है तो उनके लिए है कि लैटर एंट्री में चांस जब हो रहा है जब आप PhD में इनरोल होते हैं डायरेक्ट ग्रेजुएट के बाद। तो 24 मंथ विद इन तक PMRF के लिए 4 मौका आपको मिल सकता है आई थिंक। सो एक NCC वाला होता है, NCC discussed the course requirement of lateral entry. NCC observed that if a candidate convert MS master to PhD program enrolled in the integrated PhD, then done satisfying requirement can contact towards for course allotment। 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो PMRF लैटर एंट्री चैनल में, आप आल्सो 2 बार अप्लाई कर सकते हो। पे मैट्रिक्स क्या है? तो पे मैट्रिक्स आप देख सकते हो, है ना। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना। अब लैटर एंट्री में तो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट स्टार्ट होगा तो आपको इधर फर्स्ट ईयर वाला फेलोशिप नहीं मिलेगा। रिसर्च ग्रांट 2 लाख पर ईयर इंस्टीट्यूट ओवर, ये किसके लिए यूज हो सकता है रिसर्च ग्रांट? तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेंट रिसर्च ग्रांट, ये आपका यूज़ कर सकते हो आप। ये आपका यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ कॉन्फ्रेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक्सपेंडिचर टुवर्ड ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए भी आपको फंडिंग करता है। ओपन एक्सेस जर्नल में आपका पेपर छापते हो जिसमें पेड जर्नल्स है, ओपन एक्सेस में आता है SCI जर्नल, Q1 होना चाहिए। तो उसके लिए भी ये जो 2 लाख पर ईयर रिसर्च ग्रांट मिल रहा है उसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट फॉर सिक्योरिंग IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय PMRF स्कॉलर। ठीक है। सो लैटर एंट्री का डिफिनेशन क्या है? जैसे आप 4 year minus the who are admitted to PhD program completion of master degree and include fellowship PMRF 1 year after admitted to PhD program। PMRF आप मिलता है जब PhD प्रोग्राम में 1 साल का एडमिशन के बाद, तो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना मिलेगा, और टोटल रिसर्च ग्रांट फिर 3 ईयर का इतना हो गया। ठीक है। फिर इन्हांसमेंट होगा, 5th ईयर का यहाँ मेंशन नहीं है। 6 मंथ के बाद होता है तो आपको ये मिलेगा। आपकी जो CSR की फेलोशिप बंद करवा सकते हैं अगर है, नहीं है तब भी। हाँ, आपका अगर CGPA की वजह से हुआ, इंस्टीट्यूट की वजह से हुआ है, गेट रैंक और CSR नेट का 100 से नहीं है, 650 स्कोर नहीं है, तो वो आप तो मिल ही रहा होगा आपको, नहीं मिल रहा होगा तो फिर 0.5 ईयर से इतना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं यहाँ के। includes the PMRF 1 after PhD program, tenure would be at most 4 year।
ज़्यादा 4 ईयर होगा तो ईयर ये होगा आपका रिसर्च ग्रांट 8 लाख रुपया हो गया। तो फ़ॉरेन में कॉन्फ्रेंस विजिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ओपन एक्सेस में पब्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, वीज़ा फ़ी के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने बोला ये सारे हैं फेलोशिप। हाँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये PDF डाल दूंगा। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए ये आपका 4 साल तक एटलीस्ट ये मिलेगा, है ना। फर्स्ट ईयर से ये स्टार्ट हो जाएगा फेलोशिप। अबाउट टीएशिप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्कलोड क्या होता है। तो आपको रूरल एरिया में कुछ पढ़ाना होगा पर आवर 1 आवर 1 वीक में, कैंपस स्कूल या अदर नेबरहुड स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा। NPTELs में आपको ट्यूटोरियल लेना होगा किसी प्रोफेसर से जो NPTEL में लेक्चर लेते हैं, उनको एसोसिएट कर दिया जाएगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा ड्यूटी आपका जो है वो ये होगा 1 आवर पर वीक। फर्स्ट टाइम रिव्यू, कैंडिडेट मस्ट बिकम, ये टीएशिप किसको मिलता है, PMRF टीएशिप। तो डेट कैंडिडेट्स बिकम ए PMRF स्कॉलर, रिव्यू एप्लीकेशन सबमिशन डेट ऑफ फर्स्ट रिव्यू, एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा आपको, है ना। 1 अगस्त 2023 फर्स्ट रिव्यू डेडलाइन फॉर सबमिशन। तो टीए का भी रिव्यू होता है जब एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं। ये टीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे नीचे में ऐड किया हुआ है। सब्सिक्वेंस 1 आवर पर वीक विच वुड इम्प्लाई 50 आवर पर ईयर, 25 आवर पर सेमेस्टर, प्रीवियस प्रीव्यू एप्लीकेशन डेडलाइन टू करेंट रिव्यू एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन। तो रिव्यू हर साल होता है या 6 महीना पे होगा। तो आपका ये वाला रिपोर्ट देखा जाएगा कि आपने इतना काम किया है कि नहीं, टीए लिया है कि नहीं। पर आवर 1 आवर पर वीक हो गया आपका। तो ये सारे हैं स्टार्ट आपका। फर्स्ट टाइम रिव्यू होगा, रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद टीए के वर्क के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट रिव्यू होगा। उसके बाद हर 6 महीना या 1 साल पे आपका टीए वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद फेलोशिप रिलीज की जाएगी। तो ये चीज़ें हो जाती है। एनुअल प्रोग्रेस रिव्यू देखा जाएगा, आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा हर साल आपने वर्क क्या किया, काम, पेपर्स, पब्लिकेशन, टीएशिप, सब चीज़ देखा जाएगा यहाँ पे। चीज़ें हो जाएगी होने के बाद। तो लीव भी कैटेगरीज, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है। तो ये सारा डिटेल्स ये आपका गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो अगर मैं सर्च करूँ कि हाउ मेनी